नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से मैं आपके समक्ष हाजिर हूं आधुनिक भारत के इतिहास का अगला एपिसोड लेकर के। हम भाग 41वें में पहुंच चुके हैं और लगातार धार्मिक सुधार आंदोलनों के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को ब्रह्म समाज के बारे में बताया है और प्रार्थना सभा समाज के बारे में बताया हुआ है। तो ब्रह्म समाज या ब्रह्म सभा और प्रार्थना सभा या प्रार्थना समाज जो है उसके बारे में हम डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन सहित कई महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों के नाम और उनके सुधार कार्यों के ऊपर चर्चा की थी। इसमें एक नाम देवेंद्र नाथ ठाकुर जी का भी आता है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस लेक्चर का PDF आप इस टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है विरत दुबे 01 या फिर आप इसे डायरेक्टली स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। इसके अलावा दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी मैं विरत दुबे 01 नाम से ही जाना जाता हूं। इकाई 4 में हम प्रवेश कर चुके हैं और इकाई 4 में हम लगातार सुधार आंदोलनों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और इन सुधार आंदोलनों में आज हम जिन पे चर्चा करेंगे वो हैं, इसमें धार्मिक सुधार में आज हम चर्चा करेंगे एक तो आपका जो यंग बंग आंदोलन है, यंग बंग आंदोलन। एक चर्चा तो हमारे इस पर होगी, दूसरी चर्चा एक व्यक्तित्व पर होगी और जिनका की नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनके ऊपर हम लोग विस्तृत अध्ययन आज करेंगे, इन दोनों पार्ट्स। यहां पर जो कैरेक्टर हैं उनका नाम आप लिख सकते हैं हेनरी विवियन डेरोजियो। तो बेसिकली आज हम हेनरी विवियन डेरोजियो और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक जानकारी आपको दे देता हूं। जानकारी ये है कि लगातार जो लाइव फाउंडेशन बैचेस हैं इनमें आप लोगों का इंटरेस्ट बना हुआ है और इस क्रम में अब हम चौथे बैच को लेकर के आए हैं, 4th बैच। और ये 4th बैच जो है ये स्टार्ट हो रहा है 22 अप्रैल से, 22 अप्रैल। और इस बैच में भी एडमिशन लेने के लिए आप हमेशा की तरह विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करते समय ध्यान रखना है कोई बीच में स्पेस नहीं रहेगा। VIRADLIVE, विरद मेरा नाम है, उसके साथ लाइव, ठीक है। इस तरीके से आप न्यूनतम शुल्क 18,999 पे करेंगे और आराम से इस बैच को परचेज कर सकें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। जैसा कि मैंने बताया आज हम चर्चा करेंगे यंग बंग आंदोलन के बारे में। पहले तो आप हेडिंग डाल सकते हैं यंग बंग आंदोलन, ठीक है। यंग बंग आंदोलन, इसी को यंग बंगाल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसी को हम लोग यंग बंगाल आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। अब अगर हम क्योंकि यंग बंगाल आंदोलन की चर्चा कर रहे हैं तो 19th सेंचुरी, देखिए 1800 से लेकर के 1900 तक, 1801 से लेकर के 1900 तक, ये आपका 19वीं शताब्दी कहलाता है। और इसी शताब्दी के तीसरे दशक के अंतिम 2 वर्ष जो है वो इंपॉर्टेंट हैं, जो यंग बंग आंदोलन के लिए बहुत ज्यादा काम के। तो इसी 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक का जो अंतिम वर्ष है, अंतिम 2 वर्ष, इसमें बेसिकली आप 1828 का वर्ष याद कर सकते हैं। वहां से लेकर के चौथे दशक का पहला दूसरा साल तक, खासकर पहले साल तक, तमाम सारे जो बंगाली बुद्धिजीवी हैं उनके बीच एक आमूल परिवर्तनकारी प्रवृत्ति पैदा हुई, परिवर्तनकारी प्रवृत्ति। और ये जो परिवर्तनकारी प्रवृत्ति थी, जैसे आपने पहले नाम राजा राम मोहन राय का भी सुना होगा, और राजा राम मोहन राय के विचारों से भी बंगाल में विचारधारा बदली, शिक्षा के क्षेत्र से लेकर के सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों। तो इसी तरीके की कुछ प्रवृत्ति जो है हमको ये 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक के अंतिम वर्षों में देखने को मिल रही है। और ये जो चेंजेस हैं
ये जो परिवर्तनकारी प्रवृत्ति जो पैदा हुई है इस समय, ये राजा राम मोहन राय की अपेक्षा बहुत अधिक है, उससे अधिक आधुनिक है, उससे अधिक तेजी से प्रभाव डालने वाली है, उससे ज्यादा यंग है। इसके प्रणेता जो हैं उनसे भी ज्यादा यंग है, लेकिन विचार लगभग वैसे ही है। तो इसी कारण से इसे हम यंग आंदोलन या यंग बंग आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो यंग बंग आंदोलन के नाम से जानने का मतलब, यंग हैं, युवा हैं ये, और ये युवा जो हैं, ये युवा हैं, और ये युवा कहां के हैं? बंगाल के हैं। और इनके द्वारा एक नई परिवर्तनकारी प्रवृत्ति का विकास हुआ है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं, ये जो नई लहर है, इस नई लहर के अंतर्गत चलने वाला जो आंदोलन है, इसे हम लोग युवा आंदोलन या बंगाल युवा आंदोलन के नाम से जानते हैं, यंग बंग आंदोलन के नाम से जानते हैं। और इस आंदोलन की शुरुआत जो है तकरीबन 1828 के आसपास बंगाल के हिंदू कॉलेज का एक शिक्षक थे, हिंदू कॉलेज के एक शिक्षक थे, जिनका नाम था हेनरी विवियन डेरोजियो। इनके द्वारा जो है ये लेकर के आया गया था परिवर्तनकारी आंदोलन। जबरदस्त तरीके का था। इसीलिए ये भी एक कारण है। अब आप देखेंगे कि इनकी बहुत युवा अवस्था में ही तो मृत्यु हो गई थी। उससे पहले इन्होंने, आज देखिए हम उनका इतिहास पढ़ रहे हैं, 1809 में इनका जन्म हुआ था और 1831 में इनकी डेथ हो गई थी। आप सोचिए, 1809 से लेकर के 1831, यही छोटा सा इनका लाइफ स्पैन है। और इसी लाइफ स्पैन में से 1826 में इन्होंने इस स्कूल में पढ़ाना शुरू किया और 1831 में इनकी यहां पर सेवा समाप्त हुई। सेवा समाप्त होने की एक अजीब सी कहानी है, जो कि इसी आंदोलन से रिलेटेड है। हम यूं कह सकते हैं कि उनको कॉलेज से निकाल दिया गया। तो इसी हिंदू कॉलेज में उन्होंने 18 से 26 से लेकर के 31 तक पढ़ाया है। तो जो इनके द्वारा आंदोलन चलाया गया, जिसे आप युवा बंगाल आंदोलन या यंग बंग आंदोलन कहते हैं, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे? मतलब ये आंदोलन इस युवा या इनके अनुयायियों द्वारा किस चीज को ध्यान में रखते हुए चलाया गया था? तो इसमें सबसे पहली बात है, जो उस समय भारत में दकियानूसी विचार हैं, उन दकियानूसी विचारों के ऊपर आघात करने। और एक विचार यह भी होता था कि सबको बोलने की आजादी नहीं थी। पढ़े लिखे उच्च वर्ग के लोग, संभ्रांत परिवार से लोग, एलीट क्लास के लोग, इनको ही अपनी भावनाएं व्यक्त करने का पूर्ण अधिकार होता था। एक ऐसा समाज जिसमें अन्य जाति के लोग बोल नहीं सकते, महिलाएं बोल नहीं सकती, सामान्य भारतीय अपनी भावना स्वतंत्र रूप से प्रकट नहीं कर सकता। इसके खिलाफ उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता की मांग रखी। तो इनके उद्देश्यों में प्रेस की स्वतंत्रता है। अगर कोई बात छपती भी तो उसके ऊपर एलिगेशंस लगा करके, आरोप लगा करके उसे बंद करा दिया जाता था। तो इन सब चीजों के खिलाफ इन्होंने आंदोलन चलाया। जमींदार उस समय बहुत ज्यादा अत्याचारी हो गए थे। तो जमींदारों के अत्याचारों से रैयतों को सुरक्षा प्रदान करना, रैयतों को सुरक्षा, यह भी एक उद्देश्य है इस आंदोलन का। रैयत कौन है? किसान है। जमींदार मनमानी तरीके से इनके ऊपर लगान लगाते हैं, मनमानी तरीके से खेती कराते हैं, काम कराते हैं, कर्ज में इन्हें रहने के लिए मजबूर करते हैं और इनका शारीरिक और सामाजिक शोषण होता है। साथ ही जो सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी,
इस सरकारी नौकरी में जो भारतीय हैं उनको उच्च पद नहीं दिए जाते थे, तो उनको उच्च पद प्राप्त हो। यह भी इनके आंदोलन का उद्देश्य रहा है, यह भी आंदोलन का उद्देश्य रहा है, यह भी आंदोलन का उद्देश्य। तो आप देख सकते हैं कि एक सामाजिक उद्देश्य है, इसके लिए जम करके उन्होंने आवाज उठाई। और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये जो विचार हैं इनके, हेनरी विवियन डेरोजियो के, ये इनको फ्रांसीसी क्रांति से प्राप्त हुए हैं, फ्रांसीसी क्रांति। और उसी विचार को ये भारत में क्रांतिकारी रूप से बंगाल में लेकर के आए। तो इनके जो फॉलोअर्स हैं, इनके जो पीपल्स हैं, शिष्य जो हैं, इनके शिष्य जो है डेरोजियन कहलाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, इनके जो शिष्य हैं, इनके जो अनुयायी हैं, अनुयायी और शिष्य, ये जो है क्या कहलाते हैं? डेरोजियन कहलाते हैं। डेरोजियन, डेरोजियन मतलब डेरोजियो को फॉलो करने वाले। इन्हीं को यंग बंगाली कहा गया, इन्हीं को यंग बंगाली भी कहा गया। ये यंग बंगाली भी हैं और इन्हीं के द्वारा आंदोलन जो चल रहा है, इनके विचारों के आधार पर इसको यंग बंग आंदोलन करें। तो ये जो इनसे प्रभावित थे, तो इन्होंने अपने शिष्यों, अनुयायियों, इन सब को इस बात के लिए प्रोपगेट किया, मनाया, दबाव दिया, समझाया कि भाई आप अपने विचारों को प्रकट करने के लिए स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं बिल्कुल। अपने स्वतंत्र विवेक से सोचिए, अपनी शक्ति को पहचानिए, समानता, स्वतंत्रता, इन सब चीजों से प्रेम करिए। और किसी की पूजा करनी है तो वो सत्य है, सत्य की पूजा करिए। इस तरीके के पाठ जो है वो हेनरी विवियन डेरोजियो के युवावस्था में है, जिस समय आप ढंग से समाज को समझ नहीं पाते, अपने परिवार को नहीं समझ पाते, उस समय वो समाज में सुधार लेकर के आ रहे हैं। और जो भी सामाजिक रूढ़िवादिता है, पुरातनशीलता जो है, परंपराएं जो हैं, उन पर अपने विचारों से हेनरी विवियन डेरोजियो ने बहुत जबरदस्त आघात किया हुआ है, प्रहार किया हुआ है। और यही नहीं, हेनरी विवियन डेरोजियो को जो संपूर्ण हिंदू, जो उस समय समाज है, हिंदू समाज और हिंदू धर्म जो है, हिंदू समाज और हिंदू धर्म, जो कि उस समय बहुत सारी रूढ़िवादी और परंपरागत प्रथाओं से घिरा हुआ था, पूरा का पूरा जो ढांचा था वो धार्मिक रूप से पतन की ओर जो अग्रसर था, उस संपूर्ण हिंदू समाज और हिंदू धर्म के ढांचे का इनके ऊपर इन्होंने जो है प्रश्न चिन्ह उठाए, क्वेश्चनेबल कर दिया उसको कि क्या ये उचित है? हिंदू समाज में स्त्रियों का पतन, हिंदू समाज में कुछ जातियों का पतन, हिंदू समाज में पुरोहित वर्गों का अनुचित उत्थान, रूढ़िवादी संस्कारों को थोपे जाने की प्रथा, इन सब चीजों पर इन्होंने जबरदस्त तरीके का प्रश्न उठाया, क्वेश्चनेबल कर दिया इसको। और जब क्वेश्चनेबल किया तो इनके जो कुछ अनुयायी हैं, इनके जो कुछ फॉलोअर्स हैं, उनके मन में यह विचार आया या उन्होंने यह समझना शुरू किया, कुछ जो नए युवक थे बंगाल के, उनके अंदर यह सोच अभिप्रेरित होने लगी कि भारत जो है वो वास्तविक रूप में देश, या यूं कह सकते हैं समाज के, विश्व के अन्य सभ्यताओं से विकास में बहुत पीछे छूट गया है, इसी दकियानुसी विचारधारा के कारण। और प्राचीन मान्यताओं और तमाम सारे जो मूल्य थे, उन मूल्यों ने भारत को कहीं ना कहीं पिछड़ा घोषित कर दिया है विश्व में। जब ये विचार उन डेरोजियंस के मन में आने शुरू हुए, तो इन्होंने भारतीय मान्यताओं को, तमाम सारी भारतीय प्राचीन मान्यताएं और प्राचीन मूल्य जो हैं, उनके ऊपर कुठाराघात करना शुरू किया।
और कुठाराघात इस स्तर का हुआ कि इनमें में से कई सारे लोगों ने हिंदू धर्म को त्याग दिया, कई सारे लोगों ने किसी दूसरे धर्म को भी एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन बहुत सारी नए चेंजेस अपने दैनिक जीवन में लेकर के आए। कुछ ने मांस खाना शुरू कर दिया, शराब का सेवन करना शुरू कर दिया, इन सब चीजों को अपने खान पान में पाश्चात्य संस्कृति से प्रेरित होकर के अपनी संस्कृति में उन्होंने अपना लिया। प्रभाव क्या पड़ा? प्रभाव यह पड़ा कि जो तत्कालीन कट्टर हिंदू जो हैं, उन्होंने इसका जम करके विरोध किया और डेरोजियो के ये जो मूल्यगामी विचार थे, इन विचारों पर आरोप लगाया गया कि आप हिंदू धर्म जो है उसको भ्रष्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ईसाईत्व का प्रोपेगेंडा आप समाज सुधार के नाम पर लेकर के आ रहे हैं। और इसी तरीके के कई अन्य आरोप लगने के कारण 1831 में 1831 में हेनरी विवियन डेरोजियो को हिंदू जो कॉलेज है उससे निष्कासित कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। ठीक है, 1831 में हिंदू कॉलेज से डेरोजियो को क्या कर दिया गया? डेरोजियो को बर्खास्त कर दिया गया। और इसके कुछ ही समय पश्चात, कॉलेज से निकले जाने के कुछ ही समय पश्चात, इसी वर्ष 1831 में इनकी मृत्यु हो गई। हालांकि मृत्यु का जो कारण था वो कारण था हैजा नामक इनको रोग हो गया, हैजा की बीमारी हो गई, कंटामिनेटेड डिजीज है। खैर, और जब क्योंकि बहुत ही ज्यादा मैंने बताया कि अग्रेसिव था, रिफॉर्म्स बहुत तेजी से ये लोग लेकर के आ रहे थे, तो 1831 में जब इनकी डेथ हुई तो उसके बाद इनके जो फॉलोअर्स थे उनको काफी धक्का लगा। समाज में विरोध पहले से था ही, स्टैब्लिश कर नहीं पाए थे। 22 साल के थे जब इनकी मृत्यु हुई, 22 साल की आयु में, 22 ईयर्स जब इनकी डेथ हो गई। तो इनके जो फॉलोअर्स थे उनमें भी उतना ज्यादा आंदोलन को तेजी से चलाने पाने का जो एक जज्बा होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। फलतः इनके जो मुद्दे हैं वो समाज सुधार की तरफ तेजी से क्रांतिकारी विचारधारा को लेकर के तो आए। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, शिक्षा, रूढ़िवादिता पर प्रहार इत्यादि के कार्य इन्होंने शुरू जरूर किए, लेकिन सफल किसी में भी नहीं हुए। यानी कि यंग बंग आंदोलन अगर हम देखें, अंततः क्या सफल हुआ, तो ऐसा माना जाता है कि अंततः इसमें सफलता जो है, सफलता नहीं मिली। लेकिन जैसे हम कह सकते हैं 1857 की क्रांति सफल नहीं हुई, लेकिन उस क्रांति के बाद बहुत सारे चेंजेस जरूर आए। वैसे ही यंग बंग आंदोलन जो है वो तेजी से सफल नहीं हुआ, उसके भी कई सारे कारण हैं। जैसे यंग बंगाल के आंदोलन के जो कार्यकर्ता थे, इन्होंने किसानों के हित पर बहुत ज्यादा काम नहीं किया। हालांकि उद्देश्य था कि रैयतों की दशा को सुधारा जाए, लेकिन किसान मुद्दे पर इन्होंने कोई खास चर्चा नहीं करी। इनका मेन मुद्दा जो है वो समाज सुधार, और समाज सुधार में भी जो धार्मिक रूढ़िवादिता थी उसको दूर करने के लिए आए थे। और धार्मिक रूढ़िवादिता भी बड़ी ही अपोजिट तरीके से चेंज करनी शुरू करी। मतलब धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं तो समाज उसे एक्सेप्ट करता है। यहां पे तेजी से परिवर्तन किए गए, नहीं एक्सेप्ट किया समाज। इसके अलावा इनके जो संपर्क हैं ये आम जनता जो है उनसे डायरेक्टली नहीं हो पाते थे, क्योंकि इनका जो संपर्क है आम जनता से वो साहित्यिक था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इनका जो आंदोलन है वो किताबी आंदोलन रह गया, किताबी आंदोलन। अब किताबी आंदोलन क्यों रह गया? क्योंकि इन्होंने अपने विचार जो हैं, हेनरी विवियन डेरोजियो जो है, इन्होंने अपने विचार तमाम सारे काव्यों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से ये जो है प्रतिपादित किए। डेरोजियो ने आत्म विस्तार यानी अपने आप को एक्सपेंड करना अपने विचार के अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ समाज सुधार के लिए एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगर हम बात करते हैं, अगर हम कुछ संस्थाओं की बात करें तो एकेडमिक
एसोसिएशन, इसको एस्टैब्लिश किया। स्वयं का विस्तार, बौद्धिक विस्तार, स्वयं का बौद्धिक विस्तार, ये इस एसोसिएशन का मुख्य लक्ष्य था। समाज सुधार, और जब ये होगा तो समाज सुधार तो होगा ही होगा, अपने आप ही होगा। व्यक्ति की मानसिकता जब विस्तृत होगी तो समाज सुधार की ओर वो कदम बढ़ाएगा। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट उन्होंने किया। सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज, सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज, ये जो सोसाइटी है इसकी भी इन्होंने स्थापना करी। इसका भी वही सामान्य उद्देश्य है, समाज सुधार किया जा सके, एक सोशल एथिक्स जो हैं, जो एथिकल चीजें हैं उसको भारतीय समाज सीख सके, समझ सके, उसके ऊपर कार्य करना, ये सब इस एसोसिएशन की प्रमुख जो है कार्य कर्तव्य थे। इसके अलावा अगर हम देखें तो क्योंकि ये एंग्लो इंडियन थे, हेनरी विवियन डिरोजियो, तो इन्होंने एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की। एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, इसी को बांग्ला सभा या बंग हित सभा के रूप में भी जाना गया। बंग हित सभा, तो ये इस माध्यम से भी इन्होंने अपने जो विचार हैं उसको प्रचारित किया है। डिबेटिंग क्लब की स्थापना करी है, जिसमें अपने विचारों को तार्किक रूप से रखने के लिए यह क्लब स्टैब्लिश किया गया था। आत्मिक विचार आप प्रकट कर सकें, सीख सकें, समझ सकें, बता सकें समाज को, और अपने विचारों को एक पढ़े लिखे जो सोसाइटी है एटलीस्ट वहां तक पहुंचाने के लिए ईस्ट इंडिया ये एक दैनिक पत्र है, दैनिक पत्र, इसका इन्होंने क्या किया, संपादन किया ईस्ट इंडिया का। लेकिन आप इन सब चीजों को पढ़ने से आपको क्या समझ में आ रहा है? ये जो नाम लिखे हैं, एकेडमिक एसोसिएशन, सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंग हित सभा, डिबेटिंग क्लब, ईस्ट इंडिया दैनिक, इसमें कौन आ रहा है? इसमें किस वर्ग के लोग आ रहे हैं और कौन छूट रहे हैं? मैक्सिमम लोग छूट रहे हैं। सामान्य वर्ग जिसे इसकी आवश्यकता थी वहां तक ये पहुंच नहीं पाया। ये भी एक कारण है कि हम मान सकते हैं कि आंदोलन पूर्णतः सफल नहीं हुआ। लेकिन बावजूद इन सब चीजों के डिरोजियो के जो प्रभाव हैं वो बंगाल तक ही सीमित नहीं रहे, वो बंगाल से बाहर भी गए। 1834 में महाराष्ट्र में एल्फिंस्टन कॉलेज की स्टैब्लिशमेंट हुआ। एल्फिंस्टन कॉलेज, ये बहुत मजेदार बात है। 1834 में जो ये एल्फिंस्टन कॉलेज है, जो कि महाराष्ट्र में स्टैब्लिश हुआ था, महाराष्ट्र, यहां पर भी राष्ट्रवादी विचार जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। राष्ट्रवादी विचार जहां होंगे ना, वहां धर्म थोड़ा पीछे हो जाएगा, वहां समाज आगे आएगा। अब शुरुआती दौर में जिस समय राष्ट्र था ही नहीं, निर्मित हो रहा था, धीरे धीरे प्रस्फुटित हो रहा था, उस समय इस सब चीजों को कैसे कोई एक्सेप्ट करता? स्वाभाविक सी बात है कि आंदोलन प्रारंभिक तौर से अगर हम देखें तो निष्फल ही हुआ, लेकिन दूरगामी परिणाम तो हुए। यहां के विद्यार्थी जो हैं, ये जो एल्फिंस्टन कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे, उन स्टूडेंट्स को जैसे उनको यंग बंग आंदोलन कहा जाता था, तो यंग बंग आंदोलन के जो कार्यकर्ता थे वो यंग बंग कहलाते थे।
उसी तरीके से इनको बॉम्बे बंग कहा जाता था, यंग बॉम्बे कहा जाता, सॉरी माफ कीजिएगा, इसको थोड़ा मैं सही लिख देता हूं, इसको यंग बॉम्बे कहा गया। जैसे वो यंग बंग थे वैसे यंग बॉम्बे थे। तो ये चेंजेस हमको यहां पर देखने को मिलते हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि प्रभावकारी तो थे, लेकिन किसी विशेष वर्ग के लिए प्रभावकारी थे, सभी वर्गों के लिए प्रभावकारी नहीं थे। तो ये एक थोड़ा सा हमको नेगेटिव पॉइंट यहां पर जरूर मिल रहा है। और ये नेगेटिव पॉइंट इसलिए भी मिल रहा है कि मैंने आपको बताया कि इसको जब टारगेट किया गया तो लोगों ने बहुत तेजी से परिवर्तन कर दिए, एकदम तेजी से पाश्चात्य सभ्यता को एक्सेप्ट कर लिया, धर्म संस्कृति के ऊपर तगड़ा प्रहार कर दिया। तो वो जो है बर्दाश्त के बाहर हो गया उस समय के समाज के, तत्कालीन समाज के। हालांकि मैंने बताया कि दूरगामी परिणाम हुए, और मैंने ये भी बताया कि इनके जो विचार थे वो थोड़े से किताबी विचार रहे, इसलिए इसको किताबी आंदोलन के तौर पर देखा गया। पर निश्चित तौर पर इनके लेख, इनके प्रकाशन, इनके विचार, इन सब चीजों के ऊपर अगर गौर किया जाए तो यह कहना अनुचित नहीं होगा कि आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी थे। इनको जो है आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि, प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। ऐसा कहा जा सकता है कि संभवतः ये जो हैं प्रथम राष्ट्रवादी कवि के रूप में देखे जा सकते हैं। 1837 में इन्होंने एक लेख लिखा जो कि एक कंट्री को रिप्रेजेंट करते हुए था, और लिटरली अगर देखें 1827 में, सॉरी 1827 में, उस समय कंट्री नामक चीज भारत में लगभग कहां ही थी। भारत एक भूमि के तौर पर था, देश के तौर पे तो बहुत बाद में विकसित हुआ। और आप ये सब पढ़ते हुए ये भी समझ पा रहे होंगे कि इस समय जो सुधार आंदोलन चल रहे हैं ये तकरीबन 1858 की क्रांति, 1857 की क्रांति से पहले के हैं। फिर 1857 की क्रांति के बाद भी चीजें बदलेंगी, उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। 1827 में उन्होंने एक लिखा, ओ माई कंट्री, इन द डेज ऑफ ग्लोरी पास्ट, अ ब्यूटियस hollow circle around thy bow, and worship as a deity thou wast. Where is that glory? Where that reverence now? The eagle pinion is climbed down at last, and growling in the lowly dust art thou. Thy minstrel hath no wrath to wave for the save the soul stay of thy mystery. इस तरीके का एक लेख 1827 में जो है वो प्रकाशित हुआ। इसमें आप देखेंगे जैसे फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन में माई कंट्री इन द डेज ऑफ ग्लोरी पास्ट, मतलब वो बोल रहे हैं कि हे मेरे राष्ट्र, पहले तो तुम्हारा अगर हम प्राचीन इतिहास देखें बहुत ग्लोरीफाइड है, बहुत नामी है, निश्चित तौर पर एक चमकदार आभा दिखाई देती है। लेकिन आजकल जो है तुम एक देवता की तरह पूजे जाते थे, आज भी लोग भारत माता कहते हैं, देवता की तरह पूजे जाते थे, लेकिन ये जो तुम्हारा चमक है, ये जो तुम्हारी पहचान थी, ये जो तुम्हारी ग्लोरी थी, ये कहां चली गई? तो इससे ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं राष्ट्र के प्रति चिंतित हैं। वे बता रहे हैं कि तुम्हारे स्वतंत्र पंजों को, परों को, जो कि गरुड़ के समान थे, उनको जंजीरों से कैद कर लिया गया है, और तुम्हारी दयनीय स्थिति के रूप में, तुम्हारी दयनीय स्थिति की माला ही हम तुम्हारे पैरों में चढ़ा सकते हैं। आज समय इस तरीके का रह गया।
तो उठना होगा, चेंज करना होगा। रूढ़िवादिता की जंजीरों से जो जकड़े हुए हैं इस देश को, उसको हटाना होगा। तो ये विचार हैं, ये 1827 में लिखे गए हैं। और यही कारण है कि तब इन सब तरीके की चीजों को मानते हुए हम इनको भारत का प्रथम राष्ट्र कवि मान सकते हैं। इनके कई सारे फॉलोअर्स हैं, उनमें से कृष्ण मोहन का नाम आप ले सकते हैं, राम गोपाल मिश्र का नाम ले सकते हैं, एक और नाम है मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है। ऐसे 2-3 नाम हैं जो इनके साथ में जुड़ते हैं। एक नाम सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी का हम जरूर यहां पर लेना चाहेंगे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी तमाम सारे जो राष्ट्रवादी आंदोलन हुए उसके प्रमुख लीडर रहे और संचालक रहे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने हेनरी विवियन डिरोजियो, जिनका कि तत्कालीन जो समाज है और जो तत्कालीन हिंदू समाज है बहुत विरोध किया था, उनके बारे में निश्चित रूप से कहते हैं कि बंगाल में आधुनिक सभ्यता के ये अग्रदूत हैं। बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत इनको माना गया है। इनको कहा है कि आप बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत और हमारी जाति के पिता, हमारी जाति के पिता, ऐसा कह करके संबोधित किया है। ऐसा कहा है उन्होंने। और यह भी कहा है कि निश्चित तौर पर आपकी जो प्रतिभा है, आपके जो सद्गुण हैं, वो पूजे जाने योग्य हैं, आदर करने योग्य हैं, सम्मान पाने योग्य हैं। और निस्संदेह आपकी जो असफलताएं हैं, आपकी जो कमजोरियां हैं, उनको भविष्य में सौम्यता से देखा जाएगा और आज देखा जाता है। तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी का कथन है। किसके संदर्भ में? ये आपका हेनरी विवियन डिरोजियो जी के संबंध। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि हेनरी विवियन डिरोजियो के क्या विचार थे, किस तरीके से उन्होंने आंदोलन चलाया, किस तरह से उन्होंने इन सब चीजों को आगे बढ़ाया। ठीक है, तो ये था यंग बंग आंदोलन और उनके जो प्रणेता थे हेनरी विवियन डिरोजियो, उनके बारे में। अब हम अगले कैरेक्टर के ऊपर चर्चा करेंगे जो एक और सामाजिक, धार्मिक, बेसिकली सामाजिक सुधार जो है वो लेकर के आए, और उनका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जब मैं ब्रह्म समाज पढ़ा रहा था ना, तो उस समय मैंने आप लोगों को ये नाम उस समय भी सुनाया था, ब्रह्म सभा के समय, है ना? याद हो किसी को तो कैसे सुनाया था, एक बार रिकॉल कर देता हूं आपको। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पिता, याद करिए, देवेंद्रनाथ टैगोर। अब जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई उसके बाद तो लगभग ब्रह्म समाज जो है वो शिथिल सा पड़ गया, लेकिन उसे पुनर्स्फूर्त बनाने का काम जो है वो देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। ब्रह्म समाज को उन्होंने बहुत प्रभावित किया, पुनर्जीवित कर दिया एक तरीके से। और उन्होंने ही राजा राम मोहन राय के विचारों को और उनके जो भी चीजें हैं उनको प्रचार करने के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा का उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट किया था। ये सब याद है कि नहीं, बताइए? तत्वबोधिनी सभा, और इसी नाम से तत्वबोधिनी पत्रिका, इसका संपादन भी किया इन्होंने देवेंद्रनाथ ठाकुर कह लीजिए, टैगोर कह लीजिए, इन्होंने, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पिता जो है। और जब इन्होंने तत्वबोधिनी सभा का एस्टैब्लिशमेंट किया तो उसमें कुछ कैरेक्टर्स शामिल हुए। उदय कुमार दत्त, बताया था ना, याद करिए, उदय कुमार दत्त। और एक नाम बताया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सब इसमें शामिल हुए थे। स्वाभाविक सी बात है कि ब्रह्म समाज या सभा में भी शामिल रहे। तो आज हम इन्हीं की बात कर रहे हैं, यही ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं
जिनको कहीं ना कहीं उस रूप में भी देखा जाता है जिस रूप में राजा राम मोहन राय को देखा गया। कई लोग तो इनको राजा राम मोहन राय को उत्तराधिकारी घोषित करते हैं, उनके समाज सुधार के विधा में अगर देखा जाए, स्वतंत्र विचारक के रूप में ये रहे। विद्यासागर की अगर हम बात करें तो विद्यासागर ये महान विद्वान हैं, समाज सुधारक हैं। इनको आप कई अन्य रूप में भी जान सकते हैं, प्रसिद्ध दार्शनिक के रूप में देख सकते हैं, शिक्षाविद के रूप में देख सकते हैं, लेखक, अनुवादक, मुद्रक, प्रकाशक, उद्यमी, परोपकारी, समाज सुधारक, मतलब कुछ भी, शिक्षक, पुनर्जागरण के आधार स्तंभ, इस तमाम सा, जैसे मैंने आपको राजा राम मोहन राय के बारे में बताया था कि शायद ही कोई ऐसा फील्ड रहा हो जिसमें उन्होंने अपने प्रभाव न छोड़े, वैसा ही कुछ इनका भी है प्रभाव। 1820 में एक बेहद गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ। 1820 में इनका जन्म हुआ और तकरीबन 70 साल तक ये जीवित रहे। ठाकुरदास बंदोपाध्याय, ये कौन है? इनके पिता हैं ठाकुरदास बंदोपाध्याय, ये हैं इनके पिता। और भगवती देवी, ये इनकी माता है। भगवती देवी, ये कौन है? इनकी माता है। और इनका जो मूल नाम है वो ईश्वरचंद विद्यासागर नहीं है। इनका जो मूल नाम है, इनका मूल नाम ईश्वरचंद्र बंदोपाध्याय है, बंदोपाध्याय। लेकिन आप जनरली ईश्वरचंद बंदोपाध्याय के रूप में इनको नहीं जानते हैं। जनरली आप इन्हें ईश्वरचंद विद्यासागर के नाम से जानते हैं। तो विद्यासागर जो है ये क्या है? इनकी उपाधि है। विद्यासागर नाम की इनकी क्या है? उपाधि है। और उसके कारण है, विद्यासागर उपाधि के कारण है। क्या कारण है? संस्कृत भाषा और जो दर्शन है, संस्कृत भाषा और दर्शन, इसका ज्ञान इनको बहुत अल्पायु से ही हो गया था। पांडित्य थे इस मामले में, ये इनको पांडित्यता हासिल हुई थी संस्कृत कॉलेज में जब ये थे, जब विद्यार्थी जीवन था इनका, तब उस समय ये इस दर्शन में, इस भाषा में पांडित्य थे। और इसी कारण संस्कृत कॉलेज ने ही इनको विद्यासागर की उपाधि दी थी। संस्कृत कॉलेज से ही इनको विद्यासागर की उपाधि। तो ये जो इनके नाम के आगे विद्यासागर लगता है, विद्यासागर का मतलब यही है, ठीक है। मूल नाम जो है वो ईश्वरचंद विद्यासागर ही। और इसी संस्कृत कॉलेज में आगे चल करके 1851 में, अलग से लिख दे रहा हूं, 1851 में संस्कृत कॉलेज में ये पढ़ाने भी लगे। और यहां तक कि वो प्रिंसिपल के पद पर पहुंच गए, प्रिंसिपल पद। तो ये भी एक बड़ी बात है। और इसी कॉलेज ने इनको विद्यासागर की उपाधि दी थी, संस्कृत के बड़े प्रकांड विद्वान। अब आप सोचिए, ये भी 19th सेंचुरी है, अर्ली 19th सेंचुरी का समय है। मिड 19th सेंचुरी तक तो आप देख सकते हैं कि यहां तक पहुंच चुके हैं, प्रिंसिपल के पद तक। गरीब परिवार से जरूर हैं, तो समाज में गरीब परिवार जो है वो पिछड़ा वर्ग में गिना जाएगा, वहां से बिलोंग करते हैं। संस्कृत के टीचर हैं, तो हिंदू धर्म से काफी ज्यादा इनका लगाव है, हिंदू धर्म से काफी ज्यादा इनका रिश्ता नाता है। तो स्वाभाविक तौर पर अगर हम देखें तो ऐसे व्यक्ति का, जिसको कि संस्कृत भाषा, हिंदू धर्म, इन सब चीजों का प्रकांड पंडित माना जाता हो, उनके द्वारा पाश्चात्य संस्कृति के सद्गुणों को एक्सेप्ट करना और समाज के लिए इस बात को समझना कि यार ये कैसे हो सकता है, ये कितनी अजीबोगरीब बात है। और इनके पूर्वगामी जो हैं उनको जरा देखिए, राजा राम मोहन राय को, वो बड़े समाज में पैदा हुए। दोनों ही बड़ी विपरीत परिस्थितियां हैं। आप जिस समाज का हिस्सा हैं, जो मलिनता उस समय के समाज में, जो मलिनता उस समय के विचारों में है, अगर वहीं से जन्मे हैं, वहीं से पनपे हैं, वहीं से आए हैं, और फिर उसी को हमें दूर करना है,
तो बड़ा मुश्किल काम होता है। ऐसे आप लोग अक्सर सुनते होंगे या फिर आपके मन में विचार भी होगा, आप में से बहुत सारे लोग जो है तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, तो मन में विचार रखते हैं कल को सिविल सर्वेंट बन जाएंगे तो अच्छा पैसा आएगा। वो अच्छा पैसा कहां से आएगा? इतना अच्छा पैसा नहीं आएगा कि आप बड़े बड़े बंगले बनवा लें। पैसा आएगा लेकिन इतना भी अच्छा नहीं आएगा। तो कई लोगों के मन में साइड में एक थोड़ा सा साइड में, मैं मतलब आरोप नहीं लगा रहा हूं, सबके लिए नहीं कह रहा हूं, साइड में थोड़ा सा बना रहता है यार लग जाएगी नौकरी तो अपना ऊपरी कमाई बहुत है यार, करेंगे। क्या है ये? भ्रष्टाचार है। मन में ही भ्रष्टता है, फिर भ्रष्टाचार आचरण होगा। और कुछ लोग जो शुद्ध हैं वो बाद में जाकर के जब सिस्टम में जब उनको मौका मिलेगा तो बाद में जाकर के भ्रष्टाचारी हो जाएंगे। और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि यार आदमी कोई कितना भी सीधा हो, चाहे जितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, समाज में फिर जाकर के उसी का हिस्सा हो जाता है। भ्रष्टाचार तो करना पड़ता है। ऐसे तमाम सारी कही अनकही बातें सुनी होंगी, हो सकता है आप लोगों ने। अपने आप नेताओं का दबाव आएगा, बड़े ऑफिसर्स का दबाव आता है, फिर बात माननी होती है, ऐसा वैसा करके तमाम सारी चीजें। तो ये अब सोचिए उस परिस्थिति में अगर आप अपने उस सिस्टम का विरोध कर सकें, उसमें रिफॉर्म ला सकें, ऐतिहासिक होगा, स्वाभाविक सी बात, आपको याद रखा जाएगा। खोएंगे बहुत कुछ लेकिन पाएंगे एक अमर नाम। और इसी तरीके की परिस्थितियों में जीने वाले इन दो कैरेक्टर्स के ऊपर, एक कैरेक्टर के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं, राजा राम मोहन राय जी के ऊपर, आज हम ईश्वरचंद्र विद्यासागर के ऊपर उसी तरीके के विपरीत परिस्थिति। जब आप पंडित हैं, जब आप संस्कृत के प्रकांड पंडित हैं, तो फिर आलोचना कैसे कर सकते हैं? पाश्चात्य सभ्यता को कैसे ला सकते हैं? समझ रहे हैं ना? सिस्टम में रह करके सिस्टम को रिफॉर्म करना, यह काम इन्होंने किया है, ईश्वरचंद्र विद्योपाध्याय ने। तो मैंने वही बताया कि भाई ये संस्कृत के विद्वान जरूर थे, लेकिन जो पाश्चात्य संस्कृति है और उसमें पाश्चात्य चिंतन में जो श्रेष्ठता है, जो ऐसी चीज है जिसे एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, तो उसको अपनाने के पक्षधर रहे थे। इनका जो विचार है वो प्राचीन भारतीय जो परंपराएं हैं और आधुनिक पाश्चात्य जो चिंतन है उसका सम्मिश्रण देखना चाहते थे अपने समाज में। इसका सम्मिश्रण ये अपने समाज में देखना चाहते थे, एक सुखद संयोग देखना चाहते थे इन दोनों का, और इसी बात का वो प्रतिनिधित्व भी करते थे। लेकिन ये आसान नहीं था। स्वाभाविक सी बात है कि जब आप इसके साथ में इसको जोड़ेंगे आपको बहुत सारे थ्रेटन मिलेंगे, धमकियां घुड़कियां मिलेंगी, लेकिन ये अभय थे, इनको डर नहीं था किसी चीज का। इनकी जो भी अवधारणाएं थीं, जो भी इनके मन में विचार या धारणा आती थी, वो इनके कार्यों में दिखती थी। ऐसा नहीं कि सोच कुछ और करते कुछ और है। कई बार ऐसा होता है व्यक्ति समाज में अच्छे अच्छे भाषण जरूर देता है, मंच में जब खड़ा होगा तो बड़े अच्छे अच्छे भाषण देगा, लेकिन जब उसके दैनिक व्यवहार को देखेंगे वो उससे बिल्कुल अलग होंगे। लेकिन यहां क्या देखने को मिलता है कि जो अवधारणा है वही इनके कार्य में झलकती है, जैसा चिंतन है वैसा ही इनका व्यवहार है। इसके बीच में किसी प्रकार की कोई खाई आपको नहीं दिखती। सादा पहनावा, स्वाभाविक जो एक आदतें होती हैं किसी व्यक्ति की, वो आदतें, सीधा साधा व्यवहार, गरीबों, अभागों, उत्पीड़ित वर्गों के प्रति सहानुभूति रखना, ये सब इनकी पहचान थी ईश्वरचंद्र विद्यासागर। आपको बता दें कि जब ये रिफॉर्म्स लेकर के आते थे, सुधार लेकर के आते थे, तो कई बार इनको सरकार से बहुत पंगे लेने पड़ते थे, और इसी सब चीजों के चलते हुए आगे चल करके उन्होंने जो सरकारी सेवा थी उससे त्यागपत्र दे दिया। सरकारी सेवा से त्यागपत्र देने का जो मूल कारण बताया जाता है वो ये है कि जो ये रिफॉर्म लाना चाहते थे सरकारी तंत्र में, उसका विरोध किया जाता था इंटरनली, उन्होंने त्याग हटाओ।
अपनी तरह से अपने समाज को सुधारे। इनके बारे में कहा जाता है कि मतलब ये इतने सहिष्णुवादी थे, इतने मतलब इनके अंदर गरीबों के प्रति, पिछड़ों के प्रति, समाज के प्रति इतनी ज्यादा इनके अंदर संवेदना थी। कहते हैं कि शायद ही इनको कभी किसी ने गर्म कोट में देखा हो, क्योंकि अक्सर जो है ये अपना कोट, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सड़क के किनारे ठीक वस्त्र ना हो, जिसके पास ठीक ओढ़ने पिटने के लिए ना हो, उसको हमेशा बिना कुछ सोचे समझे ऐसे ही दान दे देते। तो जो आधुनिक भारत है उसके निर्माण में ऐसे कई काम उन्होंने किए हैं, कई योगदान ऐसे दिए हैं जिनके लिए उन्हें याद किया जाता है। और ये सब योगदान उनके इसी स्वभाव, इसी गुण से आते हैं, इसी विचार, इसी चिंतन से आते हैं। और कुछ योगदान जो है उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। आधुनिक भारत में सुधार के कुछ योगदान के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, कुछ योगदानों पर प्रकाश डाल लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है, जैसे संस्कृत पढ़ाने में नई तकनीकी का विकास, नई तकनीकी का इन्होंने विकास किया। संस्कृत को पढ़ाने में क्या नई टेक्निक थी? संस्कृत पढ़ना बंगालियों के लिए थोड़ा सा कष्टकारी हो रहा था, उतनी तेजी से प्रभाव नहीं पड़ पा रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बांग्ला वर्णमाला जो है वो विकसित कर दी। बांग्ला वर्णमाला, ये बांग्ला वर्णमाला बनाई, और ये बांग्ला वर्णमाला आज भी प्रचलित है, आज भी चलती है, आज भी प्रयोग होता है। संस्कृत कॉलेज नाम देखिए, अब भाई संस्कृत कॉलेज है तो आप समझ सकते हैं कि किस धर्म के लोग होंगे इसमें। और संस्कृत कॉलेज में इसी धर्म के लोग ही मिलेंगे, इसी धर्म के पढ़ाने वाले मिलेंगे। लेकिन इन्होंने इस बात का विरोध किया कि जब ये कॉलेज है, भले ही संस्कृत है, तो उसे केवल ब्राह्मणों के लिए क्यों रखा जाए? गैर ब्राह्मण संस्कृत क्यों नहीं सीख सकते? दूसरे समुदाय के लोग क्यों नहीं सीख सकते? दूसरे धर्म के लोग क्यों नहीं सीख सकते? तो इन्होंने संस्कृत कॉलेज के जो दरवाजे हैं वो अन्य लोगों के लिए भी खोले, अन्य लोगों के लिए। प्रिंसिपल थे तो किया इन्होंने ऐसा काम, मतलब गैर ब्राह्मणों के लिए। अब गैर ब्राह्मण में हिंदू धर्म के दूसरे लोग और अन्य धर्मों के लोग भी शामिल हैं, और उसका कारण यही था कि वो जो संस्कृत कॉलेज में ब्राह्मणों का जो वर्चस्व था, वो वर्चस्वता अनर्गल है। इस सबके कॉलेज सार्वजनिक होना चाहिए, शिक्षा सार्वजनिक होनी चाहिए, सब पर समान अधिकार होना चाहिए। और इतना ही नहीं, इन्होंने संस्कृत कॉलेज में एक और रिफॉर्म किया कि जो पाश्चात्य चिंतन है, पाश्चात्य चिंतन का अध्ययन भी करवाया जाए, अध्ययन भी शामिल हो, संस्कृत के साथ साथ ये भी होना चाहिए। और ऐसा किया उन्होंने। समझ में आ रही बात? इस तरीके से अगर हम देखें तो कॉलेज रिफॉर्म्स है, रिलीजियस रिफॉर्म है, ये हमको यहां पर होते हुए देखने को मिलता है इनके विचार से। इन सब के अलावा अन्य योगदान भी हैं, जैसे सब समाज सुधार के योगदान की बात कर रहे हैं तो अन्य योगदान भी हैं। और समाज सुधार के योगदान में सबसे महत्वपूर्ण योगदान इनका नारी उत्थान का है। नारी उत्थान अद्वितीय कह सकते हैं कि इनका इसमें योगदान है। इन्होंने भारत की जो पद दलित नारी शक्ति है, नारी जाति जो है, उसको ऊंचा उठाने के महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। और इसी कारण से इस कार्य के कारण अगर हम देखें, इस क्षेत्र के कारण इनको राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय का कह सकते हैं उचित उत्तराधिकारी कहा जाता है। उत्तराधिकारी, राजा राम मोहन राय का उचित उत्तराधिकारी इसीलिए कहा जाता है। अब नारी के क्षेत्र में
क्या नारी का पतन है भाई जो उत्थान किया जा रहा है? पतन ये है कि नारी किसी भी समाज के वर्ग की हो, उच्च वर्ग की, निम्न वर्ग की, मध्यम वर्ग की, किसी भी समाज के स्तर की हो, उसकी दशा हीन ही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि बड़े घर की लोग भी सती प्रथा में इन्वॉल्व होते थे। राजा राम मोहन राय जी की भाभी जी का मैंने आपको उदाहरण दिया था। इसी तरीके से बड़े घर की स्त्रियां भी पर्दा प्रथा को फॉलो करती थी, बड़े घर की स्त्रियां भी अशिक्षित रहती थी। तो इसीलिए इन्होंने, विधवा हो गई तो उनको सती होना पड़ता था। तो इसीलिए इस क्षेत्र में, नारी सुधार के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, बड़े संघर्षपूर्ण योगदान उनके रहे। जैसे विधवा पुनर्विवाह के लिए, विधवा पुनर्विवाह, इसके लिए भी महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया है। सती प्रथा के खिलाफ और विधवा पुनर्विवाह के खिलाफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी, राजा राम मोहन राय ने भी कदम उठाए थे और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी उठाए। उनके जो मानवतावाद है, तो उनके मानवतावाद को हिंदू विधवाओं के जो कष्ट हैं, उन कष्टों ने पूरी तरीके से उभार करके बाहर किया। और जब ऐसा हुआ तो उनकी दशा सुधारने के लिए इन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। एनी हाउ उनका सुधार होना चाहिए। तो इस रिफॉर्मिंग स्टेज में एक हमको एक घटना याद रखनी है। 1855 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने समाज के उन लोगों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया जो विधवा पुनर्विवाह के समर्थक हों, सती प्रथा के विरोधी हों, नारी उत्थान के समर्थक हों। इन सबका दल बनाया और एक आंदोलन के रूप में इसको जो है चलाने का प्रयास किया। विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में एक जोरदार, मतलब कह सकते हैं आवाज उठाई, जोरदार तरीके का आंदोलन चलाया। जगह जगह आंदोलन प्रारंभ हो गए और इसी का प्रभाव हुआ कि तमाम सारे राज्य जो थे, जैसे बंगाल, मद्रास, महाराष्ट्र वाला जो हिस्सा है वो, बंबई नागपुर वाला जो हिस्सा है वो सब, इस तरीके के तमाम सारी जगहों से सरकार की तरफ एक याचिका आनी शुरू। सरकार को इन सब जगहों से याचिकाएं आई और वो याचिकाएं किस चीज को लेकर के थी कि विधवा पुनर्विवाह के लिए कुछ एक्ट बनाए, विधवा पुनर्विवाह के लिए कुछ अधिनियम बनाए, एक्ट बनाए, कानूनी उनको मान्यता दी जाए। तो इन याचिकाओं का उद्देश्य क्या है? कानूनी मान्यता हेतु क्या किया जाए, इसे एक्ट इसके लिए बनाया जाए, विधवा पुनर्विवाह के। और 1855 में एक घटना मुझे याद है कि कानून मतलब इसके लिए बनाया जाए, तो 1855 में मुझे याद है कि 55 या 56 है शायद, 1856 विधवा पुनर्विवाह का एक घटना है जो इनके जीवन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये रिफॉर्मर थे, अग्रदूत की तरह कार्य कर रहे थे। तो पहला कानूनी हिंदू पुनर्विवाह, पहला कानूनी हिंदू पुनर्विवाह 1956 में कलकत्ता में हुआ। और ऐसा कहा जाता है, कलकत्ता में ऐसा कहा जाता है कि शायद इनके मित्र का था ये, और किसी बड़े परिवार में तो ये पहली बार ऐसा हो रहा था। किसी ठीक ठाक परिवार में, किसी समाज के ऐसे ठीक ठाक हिस्से में पहली बार ऐसा हो रहा था। दूसरे जो जाति धर्म है उसमें तो ऐसा पहले भी हुआ। इनकी अगुवाई में, इनकी प्रेरणा से 1856 में ये पहला जो है हिंदू विधवा पुनर्विवाह हुआ। और उसके कुछ प्रत्यक्षदर्शी हैं जिन्होंने इस विवाह का वर्णन किया, बड़ा ही अजीबोगरीब वर्णन है। कहते हैं कि जो बारात चल रही है उस बारात में सबसे आगे ये चल रहे हैं और ढेरों की भीड़ है, और ये खबर जो है उन गलियों में इस तरीके से फैल गई है कि अनायास ही तमाम सारे लोग उस विवाह को देखने के लिए अनायास ही लोग बारात में शामिल हैं। वो बाराती हैं नहीं,
वो बारात में शामिल है। और इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है कि जब गली से बारात जा रही है तो तमाम सारे लोग नाले में गिर जा रहे हैं। पहले जो सड़क के किनारे जो है, बंगाल में सड़क के किनारे नाले हुआ करते, तो भीड़ इतनी ज्यादा है कि कई सारे लोग तो नाले में गिरे जा रहे हैं, तो उस विवाह को देखने के लिए उत्सुक हैं। महिलाओं के अंदर नई प्रेरणा जाग रही है। ये जो एक रैली की भांति जो ये विवाह का ये जो बारात जा रहा है, उससे काफी सारे लोग प्रेरित होने के, मतलब नई चीज थी, नई समाज में चीज हो रही थी, तो पहली बार देख रहे थे। खैर, जब ये सब होगा तो जो समाज के कुछ दूसरे ठेकेदार बैठे हुए हैं उनको तो दिक्कत होगी। तो कई सारे लोगों की शत्रुता का इनको सामना भी करना पड़ा। कई सारे लोगों ने इनको जान से मारने की इनको धमकी तक दे डाली, लेकिन इनका विधवा पुनर्विवाह का यह आंदोलन रुका नहीं। और 1855 से 1860 के बीच, 1855 से 1860 के बीच, अब आप सोचिए केवल तकरीबन ये 5 साल की बात हो रही है, 55 से 60, इनके बीच तकरीबन लगभग 25 हिंदू पुनर्विवाह हुए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह हुए। और स्वाभाविक सी बात है कि बड़ी कठिनाइयों की दशा थी। जब मैंने आपको बताया कि इनको लगभग धमकियां भी मिल रही हैं, लोग इनके इस कार्य के विरोधी भी हो रहे हैं, ये सब चीजें, तब तो इस तरीके से नारी उत्थान जो है, और नारी उत्थान में विधवा पुनर्विवाह भी जो है, एक प्रकार से इनका नए भारत के निर्माण में एक योगदान के रूप में गिना जा सकता है, जब हम आधुनिक भारत में सुधार के योगदानों को गिन रहे हो। अच्छा, इसी क्रम में एक चीज और ध्यान रखनी है, बाल विवाह जो है और जो कह सकते हैं समाज की जो दूसरी कुरीतियां हैं, उसमें एक कुरीति बाल विवाह भी है। तो बाल विवाह का भी विरोध किया है। बाल विवाह के साथ साथ जो बहुविवाह है, बहुविवाह, इसके खिलाफ भी इन्होंने जम करके आंदोलन चलाए। ऐसा नहीं होगा कि ये सारी चीजें हो, तो इस पर भी इन्होंने कई सारे आंदोलन चलाए। नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाए गए, नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाए गए। बाल विवाह की बात करें तो 1850 में इसके लिए काफी उन्होंने आंदोलन चलाया, बहुत विरोध वगैरह किया। और नारी शिक्षा की अगर हम बात करें, और ये सब चीजें क्यों थी? क्योंकि नारी शिक्षित नहीं थी। और नारी शिक्षित क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि समाज में रूढ़िवादी विचार बहुत जड़ें जमा चुके थे, पढ़ाया नहीं जाता था स्त्रियों को। स्कूलों में क्योंकि ये सरकारी निरीक्षक की हैसियत से थे, तो सरकारी निरीक्षक की हैसियत से इन्होंने तकरीबन 35 बालिका विद्यालय खुलवाए और उनका जो है संचालन देखा। और किसी भी प्रकार से इसमें अगर आर्थिक सहायता होती थी तो ये आर्थिक सहायता भी उठाते थे, ये सहायता भी देते थे अपने खर्चे पर, स्वयं के खर्चे पर। स्वयं के खर्चे पर तकरीबन जो है उन्होंने 35 स्कूल्स चलवाए थे बच्चियों की पढ़ाई के लिए। और इसी क्रम में स्कूली शिक्षा जो लड़कियों की है, 19वीं शताब्दी में के 5वें 6वें दशक में अगर हम देखा जाए तो उन्होंने इसके लिए, नारी शिक्षा के लिए बड़े जन आंदोलन चलाए हैं। और इसी जन आंदोलन के प्रयासों में एक बहुत ही अद्वितीय प्रयास आपको ध्यान रखना है। 1849 में कलकत्ता में बेथुन कॉलेज इन्होंने स्थापित किया, बेथुन कॉलेज। लेकिन समस्या यह थी कि ये बेथुन कॉलेज आसानी से चला नहीं पाए। ये इनके नारी शिक्षा के खिलाफ आंदोलनों का परिणाम था, प्रयास था कि बेथुन कॉलेज स्टैब्लिश हुआ कलकत्ता में 1849 में। लेकिन नारी शिक्षा जो है उसको शिक्षित करने के लिए इस कॉलेज में लोगों को एडमिशन नहीं मिल पा रहे थे। हालांकि नारी शिक्षा इनके द्वारा लाए गए नारी शिक्षा के प्रयास कोई पहले नहीं प्रयास हैं, इसके पहले भी नारी शिक्षा के से संदर्भ में प्रयास किए गए। 1821 में कुछ ईसाई मिशनरीज थे, ईसाई कह सकते हैं कि धर्मगुरु थे कुछ, जिन लोगों ने, ईसाई प्रचारक थे जिन लोगों ने स्त्री शिक्षा के प्रयास किए।
लेकिन उनके प्रयास सफल नहीं हुए, क्योंकि वो नारी को इसलिए शिक्षित करना चाहते थे जिससे कि ईसाई धर्म का प्रचार हो। तो धर्म प्रचार के कारण जो है वो नहीं चल पाया। लेकिन ये समझ में आता है कि नारी शिक्षा के प्रति काम करने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे, लेकिन इस समय जो रिफॉर्म इन्होंने चलाया वो भी मतलब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विद्यार्थी नहीं मिल रहे थे, इस कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पा रहा था। एडमिशन के लिए इसमें विद्यार्थी नहीं मिल पा रहे थे, विद्यार्थी मिल पाना कठिन हो रहा था। और क्यों कठिन हो रहा था आप सोचेंगे? फीस ज्यादा रखी होगी, नई चीज लेकर के आए हैं, पैसे ज्यादा ले रहे होंगे। पैसे तो खुद खर्च करते थे, मैंने बता दिया आपको, निःशुल्क शिक्षा चल रही थी, फिर भी यहां पर बच्चे नहीं मिल पा रहे थे। कारण कि इस कॉलेज में, इस स्कूल में जो भी युवा छात्रा एडमिशन लेती, समाज के दूसरे ठेकेदार जो हैं वो उन्हें अपशब्द कहते थे, उनके खिलाफ नारेबाजी करते थे, गालियां देते थे। इनके कॉलेज में एडमिशन लेने वाली जो छात्राएं थीं, उनके अभिभावकों को समाज से बाइकआउट किया जाता था, उनको प्रताड़नाएं दी जाती थीं जिससे कि वो अपने बच्चों को ना भेजें यहां पर। बावजूद उसके भी घर घर जाकर के समाज में चौपाल लगा करके अपने जैसे विचार रखने वाले साथियों के माध्यम से उन्होंने शिक्षा के इस कह सकते हैं कि कार्य को अपने मुकाम तक पहुंचाया। और लोग क्यों नहीं करने देना चाहते थे ऐसा? क्यों यहां पर लड़कियों को शिक्षित करने के लिए भेजा नहीं जाता था? उसके दकियानुसी विचार सुनेंगे तो आपको हास्यास्पद लगेगा। आज के समाज में लगेगा। तब तो ये बहुत साधारण सी बात थी। आप में से कई लोग शायद उसी के पक्षधर होते भी, और कई लोग हो सकता है आज भी हों, पता नहीं मुझे, पर हैं तो निश्चित तौर पर ये कानून के खिलाफ है। अगर आज आप महिला शिक्षा के विरोधी हैं तो उस समय महिला शिक्षा का विरोध किस विचारधारा के साथ किया जाता था कि अगर महिलाओं को शिक्षित किया गया और पाश्चात्य सभ्यता के साथ शिक्षित किया गया तो ये अपने ही पतियों को गुलाम बना लेंगी, ये अपने पतियों को छोड़ देंगी। तो पति मतलब ये शिक्षित ना हो, मतलब पति इनको गुलाम बना के रखे, वो ठीक है। मतलब मुझे तो पढ़ाते हुए बताते हुए भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस भाषा का उपयोग करूं कि आपको उचित ठहरा सकूं, बता सकूं कि यार ये कौन सा विचार था। मेरे पास तो शब्द नहीं है, आप ये समझ लीजिए। केवल इसलिए शिक्षित नहीं करना है कि ये कल को पढ़ी लिखी हो जाएंगी तो हमारे ही गला काटेंगी, और जो स्वयं पढ़े लिखे होकर के एक स्त्री का गला काट रहे हैं, अशिक्षित करके उसे समाज में पिछड़ा कर दिए हैं। जाति तो चलो ठीक है कि फलानी जाति के हो इसलिए उच्च हो, फलानी जाति के हो इसलिए निम्न हो। यहां तो आप उच्च जाति की स्त्री हो या निम्न जाति की स्त्री हो, निम्न ही हैं, निम्न ही हैं आप। तो ऐसे विचारों को रिफॉर्म किया है इन्होंने, ऐसे विचारों पे सुधार जो है वो लेकर के आए हैं। ये कौन है? ये है हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो निस्संदेह अगर हम देखें तो उनका इस सब मामलों में अद्वितीय योगदान रहा है। आई होप कि आपको ये दोनों जो रिफॉर्मर्स हैं, हेनरी विवियन डिरोजियो और उनके द्वारा चलाया गया यंग बंग आंदोलन, और तमाम सारे समाज सुधार की दिशा में कार्य करने के लिए समाज सुधारक के रूप में जाने जाने वाले ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पढ़ के अच्छा लगा होगा, और आप इनसे प्रेरित हुए होंगे, और आप अपने समाज को भी इसी तरीके से आगे बढ़ाएं, और ऐसे ही एक अच्छे विचारक बन करके आप एक युवा अधिकारी के तौर पर आगे बढ़ें। इस उम्मीद के साथ कि आपको यह सत्र समझ में आया होगा, आज हम इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको वीरत दुबे 01 इस टेलीग्राम से मिल जाएगी। आप हमें सोशल मीडिया पर भी वीरत दुबे 01 नाम से खोज सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कीजिए, अगर नहीं किया है तो जरूर फॉलो करें, तमाम सारी चीजें आपको वहां से ही मिल जाएंगी। ये है आपका ये बैच 4 है, देख सकते हैं ये बैच 4 है। बैच 4 में एडमिशन ओपन हो चुके हैं, उसके लिए आप वीरत लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बैच की फी जो है 18,999 आपको पड़ेगी। तो फिर ठीक है, आज फिर अलविदा करते हैं। कल फिर नए सत्र के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे।
इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए इन स्कैनर्स का प्रयोग कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।